हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। आज हम क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 जो कि ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड का है उसमें हम प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रिज्म क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म कैसे होता है, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है ह्यूमन आई के बारे में और पावर ऑफ अकोमोडेशन। उसके बाद फिर हमने डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने बात करी थी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम प्रिज्म क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और डिस्पर्जन बाय प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये जो स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है ये प्रिज्म का है, इसी को प्रिज्म कहते हैं। बहुतों ने देखा होगा, बहुतों ने अपने लैब में एक्सपेरिमेंट भी कर लिया होगा अब तक। तो इसको क्या कहते हैं? इसको प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म की बात करें तो इससे क्वेश्चन क्या प्रिज्म क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसमें ना आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिज्म के स्ट्रक्चर को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू बना करके कि बताइए प्रिज्म के कितने बेस होते हैं और कितने फेसेस होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें समझते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म के थ्रू जो डिस्पर्जन हो रहा है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए ये जो प्रिज्म है इसमें दो बेसेस होते हैं बेसिकली। एक ये ट्रायंगुलर बेस हो गया, एक ये ट्रायंगुलर बेस हो गया, और एक इस साइड जो ये ट्रायंगुलर बेस है। ये दो हमारे जो ट्रायंगल आपको दिख रही है, एक्चुअली इनको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म का बेस कहते हैं। और इसके तीन लेटरल फेस है। आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ये रेक्टेंगल एक, ये नीचे वाला दो, और ये इसी बगल वाला तीन। ये जो तीन है ना, ये इनको कहते हैं, ये तीन जो है इनको लेटरल फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटरल फेस या फेस कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल दो बेस होते हैं जो कि ट्रायंगुलर होते हैं, दो ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं, और तीन लेटरल फेसेस होते हैं जो कि रेक्टेंगुलर होते हैं। तीन रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस यहाँ पर लिखा है, थ्री थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस एंड टू ट्रायंगुलर बेसेस। तो प्रिज्म का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं और तीन लेटरल फेस होते हैं जो कि रेक्टेंगुलर होते हैं। एजेस कितने हो गए प्रिज्म के? फिर एक एज ये हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। टोटल कितने एज हो गए? 9 एजेस हो गए प्रिज्म पे। क्या हो गया? कितने एज हो गए? 9 एजेस हो गए। ठीक है, इस तरह से आप वर्टेक्स भी काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ हमारा प्रिज्म का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर हमारे दो ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ना, दो लेटरल फेसेस के बीच का ये जो एंगल है, दो लेटरल फेसेस के बीच का ये जो एंगल, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो दो आपका लेटरल फेसेस के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। द एंगल बिटवीन द टू लेटरल फेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। दो लेटरल फेसेस है ना, एक ये लेटरल फेस हो गया पीछे वाला और एक ये हो गया, दो, ये जो दो ऐसे जो लेटरल फेसेस, एक ये लेटरल फेस, एक ये लेटरल फेस, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो ये थोड़ा हो गया प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म क्या होता है। अच्छा, बना किससे होता है प्रिज्म? प्रिज्म ग्लास का बना होता है। किससे बना होता है? ग्लास मटेरियल का बना होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट आर पार जा सकती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू अ प्रिज्म। देखिए लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे करता है? रिफ्रैक्शन समझते हैं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो बेंडिंग आ जाती है लाइट में, उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन जो हो रहा है प्रिज्म के थ्रू, उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत क्लियर डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक इंसिडेंट रे है, ये एक इंसिडेंट रे है जो जा रही है प्रिज्म पर पड़ने के बाद, प्रिज्म के एक लेटरल फेस पर पड़ने के बाद उसका क्या हुआ? उसे जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? क्योंकि प्रिज्म क्या है? ग्लास का बना हुआ है, एयर से ज्यादा डेंस है, तो ये नॉर्मल, देखो ये जो लाइन बनी है, ये इस सरफेस पे नॉर्मल बनी। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल क्या होता है? अगर हमारी लाइट ऐसे इंसिडेंट करे तो लाइट जिस पॉइंट पर इंसिडेंट करती है उस पॉइंट पर, जब सरफेस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सरफेस पर एक परपेंडिकुलर, कहां पर? सरफेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन, कहां पर? जहां पर लाइट क्या करे? इंसिडेंट करे। तो जहां पर लाइट इंसिडेंट करती है उस पॉइंट पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सरफेस को, उसको नॉर्मल कहते हैं। तो यहाँ सरफेस टिल्टेड है, सरफेस टिल्टेड है, तो अगर सरफेस को मैं टिल्ट कर दूं ऐसे, तो नॉर्मल भी क्या होगा? ऐसा हो जाएगा ना।
अगर लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रही है, लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रही है, तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट करी वहां मैंने सरफेस पर क्या बना दिया, परपेंडिकुलर बना दिया, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल रे। तो क्या होगा, क्योंकि लाइट डेंसर में जा रही है, तो लाइट जब डेंसर में जाती है तो क्या होता है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है। ये जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, जो ये ऐसे जा रही है, इसे जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये डेंसर मीडियम में जाए, तो डेंसर मीडियम में जाने की वजह से ये क्या हो रहा है, कि नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड कर जा रही है। ये नॉर्मल है हमारा, तो नॉर्मल की तरफ झुक जा रही है। आप देख पा रहे होगे, ये नॉर्मल की तरफ जो लाइट रे है, जिसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो डेंसर मीडियम में जा रही, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब ये लाइट रे दूसरे इंटरफेस से पहुंची, दूसरे वाले इंटरफेस से पहुंची। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस वो सरफेस होती है जो दो मीडियम को सेपरेट करती है। ये इंटरफेस है, क्यों, क्योंकि इस सरफेस की इस तरफ एयर है, तो सरफेस की इस तरफ ग्लास है। तो जो इंटरफेस पर जब लाइट पड़ रही है, तो इंटरफेस पर लाइट पड़ने के बाद क्या हो रहा है, अब ये लाइट क्योंकि डेंसर से रेयरर में वापस निकल रही है, डेंसर से रेयरर में वापस निकल रही है, तो होगा क्या, यहाँ पर लाइट फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उसको निकलना सीधे सीधा, लेकिन वो सीधे ना निकल के नॉर्मल से दूर चली जाएगी और ऐसे लाइट निकल जाएगी। तो ये पूरा इस तरीके से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म के अंदर। ठीक है, अभी मैं खुद बना करके आपको दिखाता हूँ, ये डायग्राम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी मैं खुद बना देता हूँ। जैसे अगर मैं ये प्रिज्म लेता हूँ, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है ना, अभी पढ़ा था एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने एक प्रिज्म लिया, एक लाइट मैंने इंसिडेंट करा। जब लाइट में इंसिडेंट कराऊंगा तो होगा क्या, लाइट इंसिडेंट करेगी, तो जहां पर इंसिडेंट कर रही है वहां पर उस पॉइंट पर मैं नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर सरफेस टिल्टेड है तो इसका नॉर्मल भी इसी तरह, इसमें नॉर्मल जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो कुछ ऐसा एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब क्या होगा, अब लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था, लाइट को सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि लाइट अब दूसरे मीडियम में चली गई ना, पहले वो एयर में थी, पहले कौन सा मीडियम था, पहले एयर था, और अंदर वाला मीडियम क्या है, ग्लास का बना है। तो लाइट क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, डेंसर मीडियम में जाने की वजह से लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, कुछ ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब लाइट अंदर ट्रेवल कर चुकी है, ग्लास के अंदर ट्रेवल कर चुकी है, अब वो दोबारा से एयर में निकलेगी, अब वो दोबारा एयर में निकलेगी। तो यहाँ पर मैं फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि लाइट यहाँ पर इंटरफेस पर, यहाँ पर जो लाइट है, यहाँ पर जो लाइट है वो फिर से अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। अब मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो अब लाइट क्या होगा, अब क्योंकि लाइट रेयरर में निकल रही है, तो अगर वो चाहती तो लाइट ऐसे निकल सकती थी, क्योंकि अब लाइट क्योंकि रेयरर में निकल रही है, तो होगा क्या, होना क्या, अब यहाँ पर लाइट जो होगी वो रेयरर में जाने की वजह से बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर निकल जाएगी। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है, कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिएगा, अगर ये प्रिज्म ना रखा होता, सपोज दैट अगर ये प्रिज्म ना रखा होता, तो लाइट बिल्कुल ऐसे निकल जाती। अगर ये प्रिज्म ना रखा होता तो लाइट बिल्कुल ऐसे निकल जाती, लाइट बिल्कुल ऐसे निकल जाती, लेकिन क्योंकि प्रिज्म रख दिया गया, तो जो लाइट बिल्कुल ऐसे ट्रेवल करनी चाहिए थी, वो लाइट ऐसे अब चली गई, लाइट का पाथ चेंज हो गया, लाइट अपने पाथ से डेविएट हो गई। प्रिज्म रखने की वजह से लाइट अपने पाथ से क्या हो गई, भटक गई, डेविएट हो गई। तो यहाँ पर कितना डेविएशन हुआ, लाइट कितना भटक गई, तो यहाँ पर आप देखोगे लाइट कुल इतना भटक गई अपने पाथ से, इतना पूरा इतना, लाइट इतना भटक गई अपने पाथ से। तो लाइट अपने पाथ से जितना भटक जाती है प्रिज्म की वजह से, वो जो एंगल बना रही है, जितना लाइट ये भटक गई है ना, अपने पाथ से डेविएट हो गई, अपने पाथ से भटक गई है, तो लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन लाइट भटक गई है प्रिज्म की वजह से, लाइट ऐसे निकल रही है। तो ये जो एंगल बन रहा है, जिस जिस पाथ में लाइट को जाना चाहिए था और जिस पाथ में अभी लाइट जा रही है प्रिज्म की वजह से, उन दोनों पाथ में या उन दोनों लाइट रेज में जो एंगल बन रहा है, उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। आप देख सकते हैं ये एंगल ऑफ डेविएशन मार्क्ड है यहाँ। ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, अगर ये प्रिज्म ना रखा होता तो लाइट बिल्कुल ऐसे सीधे निकल जाती। ठीक है, लाइट बिल्कुल ऐसे सीधे निकल जाती, क्योंकि प्रिज्म रख दिया गया है, लाइट बिल्कुल ऐसे सीधे निकल जाती, क्योंकि अब प्रिज्म रख दिया गया है, तो लाइट ऐसे निकल रही, प्रिज्म की वजह से लाइट ऐसे निकल रही। तो ये जो लाइट रे जो ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, और जो लाइट रे ऐसे जाना चाहिए था जिस लाइट रे, तो यहाँ पर लाइट अपने पाथ से कितना भटक गई, अपने रास्ते से कितना भटक गई, तो ये जितना लाइट अपने रास्ते से भटकी है, इसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ
डेविएशन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है जो प्रिज्म के अंदर ट्रेवल कर रही है, तो ट्रेवल करने के बाद वो अपने रास्ते से भटक जा रही है, जब बाहर निकल रही है तो यहाँ पर जब वो बाहर निकल रही है तो जितना एंगल बना रही है किसके साथ, जिस रास्ते में उसे जाना चाहिए था उसके साथ, जितना वो एंगल बना रही है उसी एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये फिगर आप थोड़ा बना लीजिएगा, ये है एंगल ऑफ डेविएशन, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे वो रे होती है जो फाइनली एक मीडियम से ट्रेवल करने के बाद उसी मीडियम में वापस निकल जाती है। ये अंदर ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया आपका, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, और ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंट। मेरा एक क्वेश्चन ये है, क्या यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट इक्वल होंगे? मेरा आपसे क्वेश्चन ये, क्या ये चीज होगी यहाँ पर, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्या एंगल ऑफ इमर्जेंट आपस में इक्वल होंगे? सोच के बताना। इस बारे में हमने डिस्कशन किया था जब हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे, यहाँ पर एंगल आई और एंगल ई इक्वल नहीं होंगे। एंगल आई और एंगल ई इक्वल होने का कंडीशन क्या था, एंगल आई और एंगल ई इक्वल होने के दो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या क्या है आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है, अगर दो सरफेस, अगर कोई मीडियम है, यहाँ पर देखिए एक इंटरफेस ये हुआ, एक इंटरफेस ये हुआ, क्योंकि ऊपर एयर है, मान लेते हैं ये ग्लास है, फिर एयर है, तो इंटरफेस वो सरफेस होती है जो दो मीडियम को सेपरेट करती है। तो अगर दोनों इंटरफेस आपस में क्या है, पैरेलल है, दो इंटरफेस अगर आपस में पैरेलल है, तब जाकर के अगर लाइट रे इंसिडेंट करेगी एयर से ग्लास वाले इंटरफेस पे, उसके बाद रिफ्रैक्ट होगी, उसके बाद वापस से बाहर निकलेगी, उस केस में जो एंगल आई है और एंगल ई है वो इक्वल होंगे। यानी क्या समझ में आई बात, समझ में ये बात आई कि इंटरफेस का पैरेलल होना जरूरी है जब एंगल आई और एंगल ई को इक्वल होना है। अगर एंगल आई और एंगल ई इक्वल है इसका मतलब दोनों इंटरफेस पैरेलल है। तो आप मुझे देख करके बताइए, क्या ये इंटरफेस और क्या ये इंटरफेस, ये दोनों जो साइड्स हैं, क्या ये आपस में पैरेलल हैं? तो बिल्कुल नहीं है। जब ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट है वो भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, वो भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्पर्जन की, अब हम बात करते हैं किसकी, डिस्पर्जन की। डिस्पर्जन क्या होता है, अभी हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा प्रिज्म के थ्रू, आइए समझते हैं डिस्पर्जन क्या होता है। देखिए व्हाइट लाइट जो होती है ना, सबसे पहले व्हाइट लाइट की बात करते हैं। व्हाइट लाइट जो होती है ना, व्हाइट लाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर्स, 7 डिफरेंट कलर्स। जो व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 अलग अलग तरह के कलर होते हैं जिनको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, विबग्योर। 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं जिनका नाम, जिनको हम विबग्योर के नाम जानते हैं। आर फॉर रेड, O for orange, Y for yellow, G for green, B for blue, I for indigo और V for violet। ये 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट में। जब ये आपस में मिक्स हो जाते हैं तो जो हमें लाइट देखने को मिलती है वो इनमें से कोई भी कलर नहीं होता, वो व्हाइट लाइट होती है। तो सनलाइट जो होती है वो व्हाइट लाइट होती है और उसमें ये 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी कोई व्हाइट लाइट हम पास कराते हैं, किससे, हम इंसिडेंट कराते हैं प्रिज्म पर, तो होता क्या है, वो व्हाइट लाइट अपने 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। वो व्हाइट लाइट अपने 7 जो 7 कंपोनेंट कलर्स होते हैं, जो 7 कलर्स होते हैं जिनसे वो व्हाइट लाइट बनी है, वो 7 अलग अलग कलर में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। और स्प्लिट होने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो हमें एक ऐसा पैटर्न दिखता है, 7 कलर्स का पैटर्न। व्हाइट लाइट फॉल करी, प्रिज्म में व्हाइट लाइट ने ट्रेवल किया, उसके बाद जब हमें वो प्रिज्म से लाइट बाहर निकलती हुई दिखाई देगी तो हमें कैसी दिखाई देगी, वो हमें दिखाई देगी इस स्पेक्ट्रम में। क्या दिखाई देगी, स्पेक्ट्रम। उसको स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो हमें ये स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। इसी फेनोमेना को डिस्पर्जन कहते हैं। इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो यहाँ क्या लिखा है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। जब व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट्स कलर में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। डिस्पर्ज हो गई, स्प्लिट हो गई, अलग अलग हो गई। ठीक है, क्यों होता है डिस्पर्जन, इसके पीछे के फेनोमेना को समझते हैं। देखिए डिस्पर्जन क्यों होता है,
मैं आपको पहले ही बता दूं, हर कलर की जो वेवलेंथ होती है ना, हर लाइट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे एक्सट्रीम कलर्स की, सबसे एक्सट्रीम कलर कौन सा है? रेड है और वॉयलेट। अगर मैं सबसे एक्सट्रीम कलर की बात करूं तो जो रेड की वेवलेंथ होती है वो 693 नैनोमीटर के अराउंड होती है। वेवलेंथ क्या होती है? 693। और अगर मैं वॉयलेट कलर के वेवलेंथ की बात करूं, ये रेड कलर का हो गया, अगर मैं वॉयलेट कलर की वेवलेंथ की बात करूं तो इसका वेवलेंथ अराउंड 380 नैनोमीटर के आसपास होता है। कितना होता है? 380। अब जिन बच्चों को वेवलेंथ नहीं पता, मैं आपको बता दूं, लाइट जो होती है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। किस फॉर्म में? ऐसे 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 ट्रेवल करती है। पानी की लहरें देखिए, लाइट भी कुछ ऐसे ट्रेवल करती है वेव्स के फॉर्म। तो वेवलेंथ क्या होती है? ये जो एक वेव है ना, ये देखिएगा, ये जो एक वेव है उसकी लेंथ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये जो लेंथ होती है ना वेव, इसको वेवलेंथ कहा जाता है। तो ये जो वेवलेंथ होती है, जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है एक वेव की, ये ये वेवलेंथ कहलाती है। ये जो लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक, इसी को वेवलेंथ कहते हैं। तो ये जो वेवलेंथ होती है रेड की, वो काफी बड़ी होती है, अराउंड 693 700 नैनोमीटर के अराउंड होती है। और जो हमारी वॉयलेट कलर की जो लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 380 नैनोमीटर के अराउंड होती है। तो वेवलेंथ अलग होने की वजह से होता क्या है, जब ये लाइट अलग अलग मीडियम में ट्रेवल करती है तो इनकी स्पीड अलग अलग हो जाती है। मैं ये जो बात रिपीट कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मैं क्या कह रहा हूँ, जब लाइट अलग अलग मीडियम में ट्रेवल करती है तो अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से इनकी जो स्पीड होती है अलग अलग मीडियम में, वो क्या होती है? अलग अलग हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स द लाइट कलर्स हैव डिफरेंट स्पीड इन द डिफरेंट मीडियम। इस बात को मैं लिख देता हूं, लिख लो कहीं, तुम लोग कॉपी में नोट कर लो। ड्यू टू, अच्छा ये कलर चेंज ड्यू टू different wavelengths of different due to different wavelength or different light। इस लाइन को थोड़ा सुधारने की जरूरत है। wavelength of light different colors they have different speeds while traveling in different medium। क्योंकि लाइट अलग अलग, हर लाइट कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो जिस वजह से उनकी स्पीड अलग अलग होती है डिफरेंट मीडियम से। अब आप ही बताइए, कोई रेस चल रही है, एक बच्चा आगे, एक रेस शुरू हुई, सारे बच्चे साथ में खड़े थे। मैं यहां बनाता हूं, एक रेस शुरू हुई, सारे बच्चे ऐसे साथ में लाइन में खड़े थे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बच्चा बहुत आगे निकल गया, ये बच्चा पीछे ही रह गया, और ये बच्चा यहां पर, दोनों के उस वाले से आगे, इस वाले से पीछे। तो होगा क्या, ये अब अभी जो एक साथ खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे थे भी अलग अलग हो गए, ये अलग अलग आपको दिखाई देंगे। होता है ना, अभी क्रिकेट जो देखते होंगे आप, आपने देखा होगा, जब साइड से स्टंप्स को देखा जाता है तो एक ही स्टंप आपको दिखाई देता है। साइड से अगर आप स्टंप्स को देखते हो तो आपको एक स्टंप दिखाई देता है, वहीं सामने से देखते हो तो 3 स्टंप दिखते हैं, लेकिन साइड से देखते हो तो एक स्टंप। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तीनों स्टंप एक लाइन में होते हैं, तो हमें वो तीनों एक साथ दिखाई देते, मतलब एक ही स्टंप दिखाई देते, वो तीनों एक ही स्टंप के फॉर्म में दिखाई देते। कुछ ऐसे ही यहाँ पर होता है, जब लाइट सारी साथ में ट्रेवल करती हैं तो वो मिक्स हो जाती हैं, तो व्हाइट लाइट दिखती है। लेकिन क्योंकि एयर के अलावा बाकी जो भी मीडियम है उनकी स्पीड अलग अलग हो जाती है, तो जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से कोई लाइट आगे रह गई, कोई लाइट पीछे रह गई, कोई और बहुत पीछे रह गई, तो ऐसे एक लाइट अलग अलग बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हुआ क्या, जैसे ही अब देखो वेवलेंथ जो है रेड का सबसे ज्यादा है, तो जिस लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, जिस लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, वो लाइट का रिफ्रैक्शन सबसे कम होता है। क्या बोल गया मैं? जिस लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा,
वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा, वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा, ठीक है, लार्जर द वेवलेंथ, मैं लिख देता हूं, लार्जर द वेवलेंथ lesser will be the refraction, will be the refraction। देखो जिस लाइट का वेवलेंथ जितना ज्यादा होता है उसका रिफ्रैक्शन उतना ही कम होता है, मतलब उसकी बेंडिंग उतनी ही कम होती है। देखो यहाँ पर रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करूं तो सबसे कम लाइट को ऐसे निकलना चाहिए, तो सबसे कम बेंडिंग किसकी हुई, रेड की हुई। सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी हो गई, वॉयलेट की हो गई। तो जिस लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है उसका रिफ्रैक्शन उतना कम होता है, जिस लाइट का वेवलेंथ जितना कम होता है उसका रिफ्रैक्शन उतना ज्यादा होता है। रिफ्रैक्शन होता क्यों था, रिफ्रैक्शन होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है स्पीड का घटना या बढ़ना। स्पीड जितनी ज्यादा घटेगी रिफ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, स्पीड में जितना कम चेंज आएगा रिफ्रैक्शन उतना कम होगा। तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि जिस लाइट का वेवलेंथ जितना ज्यादा है उसमें उसकी स्पीड उतनी कम चेंज होगी दूसरे मीडियम में, जिस वजह से उसमें रिफ्रैक्शन उतना कम आएगा। तो यहां पर क्योंकि रेड का वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ रेड ज्यादा है, तो जिसमें जो इसकी जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ रेड कलर वो लेस कम डिक्रीज होगी, जो उसमें डिक्रीज होगा, जो स्पीड घटेगी, जो एयर में रेड लाइट की स्पीड थी और जो ग्लास में रेड लाइट की स्पीड थी उसमें ज्यादा चेंज नहीं आया। क्यों, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा था, जिस वजह से उसका रिफ्रैक्शन कम हुआ। वहीं बात करते हैं अगर हम वॉयलेट की, तो वॉयलेट लाइट की जो स्पीड है, वॉयलेट लाइट की जो स्पीड ये बहुत ज्यादा घट जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ कम था और वेवलेंथ कम होने से क्या हो गया, वेवलेंथ कम होने से इसकी स्पीड बहुत कम हो गई, जिस वजह से रिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा आया। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन उतना ज्यादा आएगा जितना ज्यादा स्पीड में चेंज आएगा, स्पीड में कम चेंज आएगा रिफ्रैक्शन कम होगा, लाइट कम बेंड करेगी, रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा चेंज हो गई, यानी बेंडिंग ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि अलग अलग लाइट अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रही है ग्लास में, जिस वजह से क्या हो रहा है, किसी लाइट का रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, किसी लाइट का रिफ्रैक्शन कम हो रहा है, जिससे वो स्प्लिट हो जा रही है। और इसी स्प्लिटिंग से हमें क्या दिख रहा है, हमें ये एक स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा है 7 कलर्स का। तो यही है फेनोमेना डिस्पर्जन के पीछे का। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद न्यूटन ने कहा कि व्हाइट लाइट 7 कलर कंसिस्ट करती है, इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। तो उसने क्या किया, न्यूटन भैया ने क्या किया, भैया तो नहीं अंकल बोलूंगा, न्यूटन अंकल ने क्या किया, उन्होंने दो प्रिज्म लिए, एक व्हाइट लाइट फॉल कराई, एक व्हाइट लाइट फॉल कराई, उस व्हाइट लाइट से उन्होंने दिखाया कि देखिए यहाँ स्कैटरिंग हो रही। ठीक है, चलिए अच्छा, व्हाइट लाइट से स्कैटरिंग हो रही है, व्हाइट लाइट में 7 कलर से, मान लेते हैं ये व्हाइट लाइट की वजह से नहीं आया, प्रिज्म रखने की वजह से 7 कलर आ गए। मान लेते कोई प्रिज्म का ही अंदर फेनोमेना चल रहा है जो कि 7 कलर बना दे रहा है व्हाइट लाइट से, चलो ठीक है, नहीं मानते कि व्हाइट लाइट में 7 कलर प्रिज्म। फिर न्यूटन ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, दो प्रिज्म को एक साथ रखा सेम एंगल ऑफ, अच्छा यहां पर नोटिस करना है, यहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म सेम रखा उन्होंने, दो प्रिज्म लिया प्रॉपरली सेम डायमेंशंस के, उनको एक साथ ऐसे अलाइन कर दिया, उसके बाद उन्होंने दिखाया देखिए यहाँ डिस्पर्जन हुआ, मान लेते हैं प्रिज्म ने डिस्पर्जन किया, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा देखो अच्छा ये 7 कलर जब वापस प्रिज्म में जा रहे हैं तो वापस से आपको क्या देते हैं, एक व्हाइट लाइट दे रहे हैं। इसका मतलब व्हाइट लाइट ही है जो 7 कलर कंसिस्ट कर रही है, और उसके बाद ये 7 कलर ही क्या कर रहे हैं, दोबारा से व्हाइट लाइट को फॉर्म कर रहे हैं। ये न्यूटन भैया का एक्सपेरिमेंट, जो ये उन्होंने ये प्रूफ किया कि व्हाइट लाइट ही है जो 7 कलर को कंसिस्ट करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डिस्पर्जन भी प्रिज्म का खत्म हो गया। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से अब हम फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इन सबको डिस्कस करेंगे, और होपफुली 1-2 लेक्चर में चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।